हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी दोस्तों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का यह पवित्र दिवस आपके लिए सुखदायी और हेल्दी रहे, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। और क्या आपका ड्रीम है कि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करें? क्या आपका ड्रीम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन क्रैक करना है? क्या आपका बच्चा कक्षा 6, 7 या 8 में पढ़ता है और आपने अभी से तय कर लिया है कि आगे चलकर आपका बच्चा यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करे और अजीत डोभाल जैसे एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स बने? तो आपको हमारी जी के 2020 चैनल की ओर से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी, क्योंकि हमने एनसीईआरटी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है और यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ यह तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। लेकिन पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था उनका भी थोड़ा रिवीजन कर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाए और पीछे सब कुछ छूटता जाए। ऐसा नहीं होने देंगे। और यहां सिर्फ 2 या 3 मिनट में मैं आपको पहले और दूसरे लेक्चर का रिवीजन कराने जा रहा हूं। तो बताइए कि पार्ट 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल बोले तो लिपि का विकास नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं? लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी। यह बात मैंने आपको पहले पार्ट में बताई थी। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि भारत में आरंभिक पूरा पाषाण का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? हमारे भारत देश में आरंभिक पूरा पाषाण का प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ था? उत्तर पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस का उदय हुआ था, विकास हुआ था। होमो सेपियंस हमारे इंसान का साइंटिफिक नेम है। और कहां से क्या मिला? पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन सी जगह से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल के बहुत ही नजदीक स्थित है भीमबेटका। और भीमबेटका से अनेक चित्रित गुफाएं मिली थी। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है और कुरनूल से क्या प्राप्त हुआ है? राख के अवशेष प्राप्त हुए। और कर्नाटक में हुस्की से क्या प्राप्त हुआ है? चूना पत्थर से निर्मित औजार कर्नाटक के हुस्की से प्राप्त हुए हैं। और महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला है। क्या? महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला है। और दोस्तों, यह बात कही मैंने आपको पहले पार्ट के, और दूसरे पार्ट का रिवीजन भी कर ले। कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान में क्या नाम है? प्रयागराज। तो प्रयागराज के कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहां से? प्रयागराज के कोल्डी हवा से। और जलवायु परिवर्तित हुई किस काल में? मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तित हुई। और बकरी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से। तो दोस्तों याद रखो, बकरी के साक्ष्य पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। और कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहां मिला है? वो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कुत्तों के साक्ष्य कहां मिले हैं? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। और राख के ढेर व आवास के अवशेष कर्नाटक के पीकली हल में प्राप्त हुए हैं। और चौकोर और आयताकार घर के अवशेष वो भी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। और लोग स्थायी रूप से बसने के प्रमाण, लोगों के स्थायी रूप से बसने के प्रमाण वो कश्मीर के बुर्ज होम में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ 3 बात को लेकर मेहरगढ़ पढ़ने में आया। पहली बात, चौकर और आयताकार घर के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। बकरी के साक्ष्य वो भी मेहरगढ़ से मिले हैं। और कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य वो भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो वेलकम टू पार्ट 3, इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह तीसरा वीडियो
जिसमें हम ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरह का है कि सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बात आपके सामने रखूंगा और इसी बात को लेकर मैं हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। आपको बहुत ही मजा आएगा। और हमने इस वीडियो में ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और साथ साथ आउट ऑफ सोर्सेस सभी का कॉम्बिनेशन करते हुए यह वीडियो तैयार किया है। चलिए स्टार्ट करें। कश्मीर के गुफकराल नामक नवपाषाणकालीन स्थल के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। कहां? कश्मीर में गुफकराल नामक एक नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ है जहां के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। और पटना के निकट चिरान नामक यह नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। दो फैक्ट याद रख लो कि गुफकराल जहां से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और चिरान नामक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या हड्डी के उपकरण कहां से मिले हैं? यह पटना के निकट चिरान नामक नवपाषाणकालीन स्थल से। तो बताओ, नवपाषाणकालीन स्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? कश्मीर राज्य में स्थित है। और गुफकराल नामक नवपाषाणकालीन स्थल से किस बात का प्रमाण मिला है? कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। गुफकराल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और हड्डी के उपकरण कहां से पाए गए हैं? पटना के निकट चिरान से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। कहां से? यह पटना के निकट चिरान से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। और कर्नाटक में पिकलीहल, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, तमिलनाडु में पेयमपल्ली तथा आंध्र प्रदेश के उतनूर महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। तो नवपाषाणकालीन स्थल से जुड़ा हुआ एक युग्म बनाकर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि कर्नाटक में कौन कौन से नवपाषाणकालीन स्थल है? पिकलीहल, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर। तमिलनाडु में है पेयमपल्ली, आंध्र प्रदेश में है उतनूर और असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी कई नवपाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। कहां? यह असम और मेघालय की कुछ गारो पहाड़ियां है, गारो हिल्स, वहां पर भी यह नवपाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख स्थल है दावोजली हेडिंग। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दावोजली हेडिंग नामक नवपाषाणकालीन स्थल किस राज्य में पाया गया है? मेघालय राज्य में पाया गया है। और दावोजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है और यहां से जेडाइट पत्थर मिला है। क्या? जेडाइट नामक पत्थर कहां से मिला है? दावोजली हेडिंग से। आप मैप में देखिए कि यह है हमारा पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में यहां पर लिखा है दावोजली हेडिंग। तो यहां से क्या मिला है? जेडाइट पत्थर मिला है। दोस्तों याद रख लीजिए कि जेडाइट पत्थर कहां से मिला है? तो दावोजली हेडिंग से। बताइए दावोजली हेडिंग से क्या मिला है? आपने याद रख लिया है? लिखाओ जेडाइट, जेडाइट पत्थर मिला है। कहां से? दावोजली हेडिंग से। आगे बात करें तो चलिए क्लास 1-2 का क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नवपाषाणकालीन स्थल और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? नवपाषाणकालीन स्थल और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? दोस्तों लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है तो ही आंसर पता चलेगा। तो मस्की कर्नाटक राज्य में है, यह युग्म सही है। पेयमपल्ली तमिलनाडु में है, यह भी सही है। उतनूर आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही। और दावोजली हेडिंग किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। हाल ही में तो पढ़ा। तो हमारा आंसर बन जाता है, यहां पूछा गया है कौन सा युग्म सही है? उपरयुक्त सभी यानी कि 1, 2, 3 और 4 यह चारों युग्म बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों यह स्थल और मिले साक्ष्य के संदर्भ में भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैसा? कि स्थल और मिले साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, यहां हमें ढूंढना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो चलिए तीनों युग्म को ध्यान से पढ़ते हैं। चिरान कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया है कुत्तों के साक्ष्य कहां मिले हैं? जम्मू कश्मीर के किस स्थल से, वो आपको पता चल गया है।
तो यहाँ कौन सा युग्म गलत है? यह युग्म तो गलत हो गया। गुफकराल कृषि और पशुपालन, बिल्कुल सही। गुफकराल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और दावोजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर मिले हैं। तो यहाँ कौन सा युग्म गलत हो गया? केवल एक नंबर का जो युग्म है वो गलत हो गया। तो चलिए बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि चिरान से क्या मिला है और कुत्तों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। इस युग्म को सही बनाना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, आगे बात करें। और दोस्तों आगे बात करें तो बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और यह बात मैंने आपको विथ इमेज कल बताई थी कि बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। तो यह दोनों बातों से क्या सिद्ध होता है? नवपाषाण कालीन लोग संभवतः मृत्यु के बाद के जीवन में भी आस्था रखते थे और मृतकों के साथ सामान या पशुओं को दफन किया जाना इसका प्रमाण है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि नवपाषाण कालीन लोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और दोनों कथनों पर विचार करने के बाद आपको बताना है कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? सही नहीं है बोले तो गलत है। तो यहां हमें ढूंढना है कौन सा कथन गलत है। पहला सेंटेंस, वे मृत्यु के बाद के जीवन में भी आस्था रखते थे, बिल्कुल सही है। मृत्यु के बाद के जीवन में आस्था रखते थे कौन? नवपाषाण कालीन लोग। तो पहला सेंटेंस सही है। मृतकों के साथ सामान या पशुओं को दफनाया जाता था, यह बात भी सही है कि मृतकों के साथ दोस्तों सामान और पशुओं को दफन किया जाता था। तो यहाँ दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है और यहाँ हमें ढूंढना है कौन सा कथन सही नहीं है बोले तो गलत है। तो इनमें से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत में बेल्लारी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आप मैप में देखिए कि यह है साउथ इंडिया और यहां पर है कर्नाटक और यहां बीच में है यह बेल्लारी। तो दक्षिण भारत में बेल्लारी नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तो याद रखो कि दक्षिण भारत में बेल्लारी यह नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है और कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण 1860 में लैंडमे सूरियर ने प्राप्त किए थे। आपने याद रख लिए कि पहली बात बेल्लारी नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र, दूसरी बात कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुई और नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण 1860 में लैंडमे सूरियर ने प्राप्त किए। तो बताइए नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहां हमें ढूंढना है कौन सा कथन गलत है। हाल ही में हमने पढ़ लिया है और आपका ध्यान स्क्रीन पर ही था। तो बताइए कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण 1860 में लैंडमे सूरियर ने प्राप्त किए, यह बात भी बिल्कुल सही। और दक्षिण भारत में पिकली हल जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, पिकली हल नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। यहाँ कुछ गलत है क्योंकि यहाँ पिकली हल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? बेल्लारी आएगा। क्या? बेल्लारी। तो यहाँ हमें ढूंढना है कौन सा कथन गलत है। सी नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और ताम्रपाषाण संस्कृतियों की बात करें तो नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। क्या? नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था और सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। क्या? सर्वप्रथम धातुओं के रूप में किसका प्रयोग आरंभ हुआ? तांबे का। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। तो बताइए सर्वप्रथम धातु के रूप में किसका प्रयोग आरंभ हुआ? आपने याद रख लिया है, वेरी नाइस, तांबे का। किसका? तांबे का। और तकनीकी दृष्टि से
यानी कि धातुओं के प्रयोग के आधार पर ताम्र पाषाण संस्कृति हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, किंतु कालक्रम के अनुसार हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है। तो यह महत्वपूर्ण है कि तकनीकी दृष्टि से यानी कि धातुओं के प्रयोग के आधार पर यह ताम्र पाषाण संस्कृति हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, किंतु कालक्रम के अनुसार हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है। और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। क्या यह ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृति थी तथा उन्हें लिपि और लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। और भारत में ताम्र पाषाण संस्कृतियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। और यहाँ मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि भारत में कैल्कोलिथिक साइट किन किन राज्यों में पाई गई है। तो यहाँ राजस्थान में, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्व भारत में भी यह साइट्स पाई गई है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करें। राजस्थान में दो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, एक का नाम है अहार, दूसरा का नाम है गिलुंद। और ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों से प्राप्त हुए हैं। कहां से? ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों से प्राप्त हुए हैं। और यहां से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अहार और गिलुंद नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। और तांबे की प्रचुरता के कारण अहार का प्राचीन नाम ताम्बवती है। क्या? अहार का प्राचीन नाम क्या है? ताम्बवती। क्यों रखा गया है? तांबे की प्रचुरता के कारण। और ताम्र पाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। क्या? यह ताम्र पाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, किंतु गिलुंद से यह पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दो फैक्ट याद रख लेने हैं। अहार का प्राचीन नाम ताम्बवती। क्यों? क्योंकि तांबे की प्रचुरता के कारण। दूसरी बात कि ताम्र पाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, लेकिन गिलुंद से पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बताइए, अहार तथा गिलुंद नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? आपने याद रख लिया है, वेरी नाइस, राजस्थान राज्य में स्थित है। और तांबे की प्रचुरता के कारण किसका प्राचीन नाम ताम्बवती था? अहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था, क्योंकि तांबे की प्रचुरता के कारण अहार का नाम हो गया था ताम्बवती। और पक्की ईंटों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? गिलुंद से पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अब पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के अंतर्गत मालवा, कैथा और एरन की खुदाई हुई है। और इनकी विशेषता क्या है? मालवा मृद भांड जो ताम्र पाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। और मालवा संस्कृति के एक अन्य स्थल नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो यह हमें याद रख लेना है कि मालवा संस्कृति के एक अन्य स्थल जिसका नाम है नवदा टोली, और नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मालवा संस्कृति किस स्थल से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं? मालवा संस्कृति के किस स्थल से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं? पहले तो मैप में देखिए, यह है मालवा। और मालवा संस्कृति में नवदा टोली से, कहां से? हमने हाल ही में पढ़ा कि मालवा संस्कृति में यह नवदा टोली नामक स्थल से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, नवदा टोली। और अब पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, यह पश्चिमी महाराष्ट्र। तो पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त स्थल जोरवे, नेवासा, गादेमाबाद, चंदोली पुणे में स्थित है। और सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक इत्यादि सभी स्थल जोखे संस्कृति के हैं। तो यहाँ मैप में देखिए दोस्तों, यह सभी स्थल जो महाराष्ट्र में मिले हैं, यहाँ पर लिखे हैं जोरवे, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, और दोस्तों यह मस्की आ जाएगा कर्नाटक में। तो याद रखो, पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त स्थल जोरवे, नेवासा, गादेमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक इत्यादि सभी स्थल जोखे संस्कृति के हैं। और यद्यपि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु इसकी कुछ बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर पर पहुंच गई थी। क्या? यद्यपि यह जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी,
लेकिन कुछ बस्तियां जिसके नाम है दैमाबाद और इनाम गांव, वो नगरीकरण के स्तर पर पहुंच गई थी और दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है और यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। तो यहां से हमें याद रख लेना है कि किस स्थान से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है, दैमाबाद से। और दैमाबाद यहां पर लिखा है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो कथन आपकी स्क्रीन पर है। जोरवे संस्कृति शहरी संस्कृति थी। जोरवे संस्कृति यहां पर लिखा है, जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, शहरी नहीं थी। तो यहां पहला सेंटेंस गलत। दैमाबाद से भारी मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली है, यहां भी गलत है, क्योंकि तांबे की नहीं बल्कि कांसे की वस्तुएं मिली है। तो यह सेंटेंस भी गलत हो गया। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, इनमें से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और अब पूर्वी भारत की बात करें तो यह है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में बिहार के चिरान, बर्दवान जिले के पांडु राजार ढीबी तथा बीरभूम जिले के महिषदल जैसे ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त कई पुरास्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में भी पाए गए हैं। और ताम्र पाषाण कालीन लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, यानी कि मृत्यु होने के बाद वो अपने भविष्य के जीवन में विश्वास करते थे, जिसे बोलते हैं परलौकिक जीवन। तो परलौकिक जीवन में ताम्र पाषाण कालीन लोग विश्वास करते थे, इसीलिए कब्र में मिट्टी के बर्तन और तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। और ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से यह पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। क्या यह ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की इसी तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसे पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है, मातृ देवी की पूजा किस काल में प्रचलित थी? ताम्र पाषाण काल में। और चित्रित मृद भांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? वो भी ताम्र पाषाण काल में ही यह चित्रित मृद भांडों का उपयोग सर्वप्रथम शुरू हुआ था। और ताम्र पाषाण काल के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए कि लोग पशुपालन सिर्फ मांस प्राप्ति के लिए करते थे। क्या यह ताम्र पाषाण काल में लोग पशुपालन सिर्फ मांस प्राप्ति के लिए करते थे? दूध निकालकर उपयोग करने का चलन नहीं था। क्या ये ताम्र पाषाण कालीन के लोग दूध निकालना नहीं जानते थे? और वृषभ यानी कि सांड, इमेज में आप देख सकते हैं, तो सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। और ताम्र पाषाण बस्तियां प्राक हड़प्पीय है और कुछ हड़प्पा के समकालीन तो कुछ हड़प्पा के बाद की है। ताम्र पाषाण युग के कुछ कृषक समुदायों ने कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और सिंधु नदी के बाढ़ वाले मैदानों में नगरों की स्थापना में सफल हुए। तो यहाँ आने वाले लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण नगर जैसा कि हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल जैसे नगरों की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक अच्छी सी कमेंट जरूर लिखना और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।